अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलेंगे। उनका तारुफ कराने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो फिर आप कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, कोशिश करते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं। तो ऐसे ही हमारे मौजूद मेहमान हैं जिन्होंने एक फ़ैसला किया और उन्होंने सोचा कि हमने आगे जाना है और कुछ करना है, तो उन्होंने फिर वो कुछ करके दिखाया। और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वो यकीनन एक्सक्यूज़ करते हैं और माजरत करते हैं। तो मेरी तो यही नाज़रीन से गुजारिश है कि जब आप कुछ करना चाहें तो फिर आपने उसके लिए रास्ता निकालना होता है, उसके लिए आपने कोशिश करनी होती है और फिर आपकी डायरेक्शन जो है उसी तरफ रवां दवा होनी चाहिए जिस तरफ आपने जाने का सोचा है। तो मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगा। बहुत ही कम उम्री में मैं ये कहूँगा कि वो एक नोबल काज के लिए काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर हमारे यूथ के लिए मैसेज है। जब इनसे हम बात करेंगे तो यकीनन आप भी मोटिवेट होंगे, आप भी कुछ ना कुछ करने का यकीनन सोचेंगे कि जब ये कुछ कर सकती हैं तो फिर आप भी कुछ कर सकते हैं, जब मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप भी कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करने का करें और जब भी आप कुछ अच्छा करने का सोचेंगे तो यकीनन उसमें आपको कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर मिलेगी। निमरा आतिफ़, माशाल्लाह इतनी कम उम्र में माशाल्लाह आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और आप जो है वो नाजुक कली तालीमी मरकज़ चला रही हैं और ये ज़ेर निगरानी है BMDRC जो कि वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको इतना नोबल कॉज काम करने का ख्याल कैसे आया, थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं हमें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बहुत अच्छा मुझे इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू। अच्छा, ये स्टोरी तो खैर बहुत लंबी है और ऑब्वियसली यहाँ आगे तक चलते हैं, थोड़ा सा शाइना अली का भी तारुफ कराते चलते हैं। शाइना अली की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी माजूरी को वजह नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उसको अपनी अप स्किलिंग के ज़रिए जो है उसको एक बाहिम्मत खातून जिसको हम कहेंगे, और आपके लिए भी ये एक एग्ज़ाम्पल होगी कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है, तो उसको वजह ना बनाएं बल्कि आप जो है कुछ करने की जुस्तजू करें। शाइना अली बचपन में ही जो है वो पोलियो का शिकार हो गई थी, लेकिन उन्होंने कराची का रुख किया और फिर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर को ज्वाइन किया जहां इनकी तरबियत हुई और वहां इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद आजकल ये वहां पर जो है विमेन कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ साथ आज अगर हम इनकी बात करें तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। शाइना अली, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे थे तो फिर हम शाइना की तरफ चलेंगे। जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में आज हमें इनवाइट किया। अच्छा, मैं अभी इस वक्त आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट BMDRC और मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है और ऑब्वियसली इट वाज विद लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन। ऐसा नहीं है कि मैं आप इंस्टेंटली आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारे आपके हार्डशिप्स रहते हैं, उसमें ऊंच नीच आती है, लेकिन ऑब्वियसली एक जब डेडिकेशन हो तो ऑब्वियसली यू कैन रीच एट एनी माइलस्टोन। बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो बाकी सब भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियसली जैसे आपने मोटिवेट किया तो ये मोटिवेशन अंदर होनी चाहिए इंसान की, तो वो पहुँच सकता है। तो बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे हूँ और इट्स ऑल गोइंग वेल। दैट्स गुड। बिल्कुल, लोग जो है ना कामयाबी देखते हैं, कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल, देयर इज अ स्ट्रगल ऑफ इयर्स, और उसके बाद जो उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं वो जो है ना जो कर रहा होता है उसी को मालूम होता है। तो हम शाइना की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मोस्ट रिनाउंड सिंगर सैयद काशिफ अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे म्यूजिशियन जावेद साहब हमारे साथ हैं, रेगुलर हमारे साथ होते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शाइना, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी जर्नी बताएं कि जब आपको पोलियो हुआ उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी और फिर आपने किस तरीके से स्ट्रगल कर कर और माशाल्लाह आप जो हैं विमेन कोऑर्डिनेटर हैं, हमारी ख़वातीन के लिए जो है एक आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रही हैं और वो ख़वातीन ख़ास तौर पर जो डिसेबल्ड हैं,
उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको आप स्किल्स करते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ऐसा ही आई। है सर। तो मैं चाहूँगा कि वो जर्नी वहाँ से लेकर कराची तक जब आप इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर को ज्वाइन किया, उसके बारे में बताइएगा। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर। और मुझे 3 साल की एज में पोलियो हुआ था सर, और मेरी फैमिली को नहीं समझ आई थी। आपको पता है कि हमारे माशरे में एक लड़कियों के, नॉर्मल लड़कियों के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए तो हमारे घरों से डिस्क्रिमिनेशन वाली बात स्टार्ट हो जाती है। कोई भी लड़की घर में पैदा होती है तो वो लोग जब हम लोग वक्त के साथ बड़े हो जाते हैं तो वो कभी भी नहीं चाहते कि फैमिली उसको बाहर निकाले। और मैं एक ऐसे इलाके से रहती हूँ जहाँ पे ऑलरेडी वुमेंस के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। मुझे 3 साल की एज में जब पोलियो हुआ था तो मेरी फैमिली को किसी को नहीं समझ आई थी उस टाइम के हुआ क्या है इसके साथ। मेरे फादर ने एक डॉक्टर को दिखाया, उस टाइम बड़े हब्बड़ दबड़ में थे, मैं पूरी पैरालाइज थी क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। 3 साल की एज में मैं चलने लग गई थी, उसके बाद फ़ौरन मुझे बुखार हुआ, मुझे कोई ऐसी इंजेक्शन दी गई जिसकी वजह से मुझे पोलियो जो है वायरस हुआ था। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, तो फिर मेरे फादर ने किसी डॉक्टर को दिखाया, तो उस डॉक्टर ने मेरे फादर को साफ बताया था कि आपकी बेटी ज़िंदगी में कभी नहीं चल सकती है, अगर आप अपनी जायदाद भी बेच देंगे इसके पीछे तो ये ठीक नहीं हो सकती है। तो आप लोग इसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हो वो आप लोग इसकी किसी फिजियो पे लगा लो ताकि वो इस काबिल हो जाएगी कि जैसे 18 साल तक 20 साल तक आपकी बेटी बैठ पाएगी या तो फिर क्रोल पर कर पाएगी। ये वाली बात मेरे फादर को बताई थी। तो उसके बाद मेरे फादर ने किसी डॉक्टर को मुझे नहीं दिखाया। बट जो माँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है अपने बच्चों के लिए। तो मेरी अम्मी बड़े मेहनत करती थी मेरे ऊपर, मुझे मालिशें करवाती थी, जो आप बाबाओं के पास लेके जाते हैं, दम करवाते हैं, ये बड़े चीज़ें देखी हैं मैंने ज़िंदगी में। इसी तरह सर मैंने तकरीबन कोई 20 से 22 साल क्रॉल की। मुझे नहीं आइडिया था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन से या उनकी भी कोई ज़िंदगी होती है, क्योंकि मैंने अपने ख़ानदान में सबको पढ़ते हुए बड़ा देखा है। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे कि आप लोगों को पता होगा सर के एजुकेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर भी ये सारे मसले हैं कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, नॉर्मल वुमेंस के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं जब डिसेबल हो गई तो मेरी फैमिली कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊँ, या ख़ानदान में तो था सब कुछ सही था, बट किसी शादी ब्याह में या कोई प्रोग्राम हो तो मैं कभी भी नहीं जाती थी सर, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाल दी गई थी कि मैं जो है ना कि अच्छा नहीं लगेगा, लोग देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी बचपन से ही। तो मैं नहीं जाती थी सर, मैं बहुत कम जाती थी। ऐसे इवेंट्स मैंने मिस किए हैं जिनके लिए मैंने स्पेशली कपड़े तक बनाए हैं, बट मैं गई नहीं हूँ वापस। एंड टाइम पे मैं बोलती थी कि नहीं ये लोग मुझे देखेंगे, मैं नहीं जाऊँगी। या तो मेरी मदर जो है ना मुझे पीठ पे लेके जाती थी, उठा उठा कर मुझे गोदों में, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता था कि क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे सब नॉर्मल चलते हैं और मुझे उठा कर लेके जाती है मेरी मदर। ये चीज़ें बड़ी मुझे तकलीफ़ देती थी। इत्तेफाकन ये हुआ कि मेरा एक भाई कराची आया था, वो कराची में सेटल हुआ, और जो है उसने 2018 में वो अपनी शादी के बाद भाभी को भी लेकर आए, और हमें भी, जैसे हम लोग सर्दियों में कराची आते थे, आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो इस वजह से 3-4 महीने के लिए हम लोग कराची आते थे, फिर चले जाते थे। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई सर। और 2018 में मैं चौथी दफ़ा जब कराची आई तो उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे सर, वो भी एक्सेसिबल नहीं था मेरा। वो बिल्डिंग भी 4थे फ्लोर पे मेरा घर था, और मेरे कभी हुआ तो भाई इतना कंफर्टेबल होता था कि मुझे किसी के साथ नहीं जाने देता था। तो मैं भाई के साथ ही बाइक पे मुझे उठा के लेके जाता था। मैं कभी पप्पो के घर, मेरे कराची में बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, तो उनके साथ हफ्तों में, कभी महीनों में कभी ऐसा होता था कि जाके उनके साथ बैठ के वापस आ गई, ऐसा वाला सिचुएशन था। एक दिन ऐसा हुआ कि 4थे फ्लोर पे हम रहते थे और 3rd फ्लोर पे मेरा एक कज़न रहता था। वो मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव था, सोचता था मेरे लिए बहुत ज़्यादा कि शायद के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जो मैं उसको वहाँ पे लेके जाऊँगा तो वो भी इंजॉय करे सबकी तरह, इस तरह करके। वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी था चीज़ों का कि मैं कोई भी चीज़ टीवी पे देखती थी तो मैं उसको बड़ा पिक कर लेती थी, बहुत ज़्यादा शार्प थी। तो बड़ा मुझे देख कर खुश भी होता था। फिर उससे मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा वो कज़न बाहर निकला, उसने देखा कि एक बहुत ज़्यादा सीवियर डिसेबल बच्चा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर पे कुछ ग्रोसरी लेके जा रहा था। तो फिर मेरे कज़न के दिमाग में ये चीज़ आया कि अगर मैं शाइना के लिए ऐसा कोई डिवाइस लूँगा तो वो भी कभी घर से बाहर निकल सकती है, किसी फंक्शन वगैरह में जा सकती है, मजलिस वगैरह में मुझे बड़ा शौक़ था तो वहाँ पर हम जा सकते हैं साथ में। ऐसे उसके दिमाग में आया और उस बच्चे से उस व्हीलचेयर के बारे में पूछा कि आप ये कहाँ से लेके आए, इतना अच्छा व्हीलचेयर है, आप खुद से मूव कर रही है वो। तो उस बच्चे ने जो है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बताया कि वहाँ पर जो है बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को व्हीलचेयर्स दी जाती है। तो मेरे कज़न ने बड़े उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे वो उस ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाएं। तो वो वहाँ पर गया और देखा कि बहुत सारे डिसेबल लोग थे सर जिनकी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा सीवियर थी।
जो खुद से पानी नहीं पी सकते थे, जो खुद से कोई डेली बेसिस पे काम नहीं कर सकते थे, वो लोग इस तरह के डिवाइसेस के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी थी। वो लोग खुद से मूव कर रहे थे, खुद से सारे काम कर रहे थे। तो मेरे कज़न के दिमाग में जो है वो बड़ा खुश हुआ इस चीज़ से, और उनका मुलाकात वहाँ पे जाकर जो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर जावेद रईस साहब, उनसे हुई। और सर से मुलाकात के बाद सर ने एक नॉर्मल सी बात बोली कि हम हर किसी को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर तो देते नहीं हैं, बिल्कुल। आप अपनी बहन को लेके आए, हम देखेंगे कि उसकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है, हम उस हिसाब से उसको व्हीलचेयर देंगे। तो मेरे कज़न ने बोला ठीक है। अच्छा, मेरे भाई जो है वो बैंक में होते हैं, तो उस टाइम शाम का कोई 4 बजे के टाइम थे, मेरे कज़न की कॉल आई, मेरे चाइना ऐसा कोई इदारा है वहाँ पे जो है ना, मैं भी गया था। उसने मुझे बताया भी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग थे वो लोग खुद से सारे काम कर रहे थे। जैसे तुम बोलते हो ना मुझे पानी दे दो या मुझे चाय बना कर दो, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हर बच्चा अपना काम खुद कर रहा था। मैं बहुत इंस्पायर होकर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर विज़िट करें। अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं हमेशा से अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा कोई मौका दे ज़िंदगी में कि मैं भी सबकी तरफ पढ़ूंगी, मैं भी बाहर जाऊंगी, मैं भी जॉब करूंगी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है। तो खैर ख्वाब बड़े देखा करती थी सर, मैं बचपन से घर में बैठती थी, बट मैं हमेशा ख्वाब बड़ा देखा करती थी कि ज़िंदगी में अगर मुझे मौका मिला तो मैं पढ़ाई करूंगी, जॉब करूंगी, फैमिली को सपोर्ट करूंगी, सारी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में माशाल्लाह वो सब कुछ आपको मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सर। शायद अल्लाह मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप सोचते हैं ना, जैसे थिंकिंग रखते हैं, ऐसा ही है, तो वो चीज़ हो भी जाती है। ये रियलिटी हम बात कर रहे थे कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे exactly. तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ज़रूरी भी है सर आपको ब्रेन सिग्नल वही देना शुरू करेगा जो आप सोचते हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो आप मायूस होंगे, पॉजिटिविटी सोचेंगे तो फिर डेफिनेटली। सर आप यकीन करें, जितना मैंने सोचा था ना, अल्लाह ताला ने मुझसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा मुझे नवाजा है। बट मुझे अभी सोचती हूँ कि यार मैंने बड़ा ख्वाब क्यों नहीं देखे, इससे ज़्यादा मुझे अभी दुख होता है। कभी कभी सोचती हूँ कि यार इससे ज़्यादा सोचती तो शायद मुझे उस लेवल पे मिलता। ये वाली चीज़ है कि हम लोग अपने सोच को बहुत छोटा रखते हैं, हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। और अल्लाह की ज़ात, मुझे ऐसा लगता है जब अल्लाह नवाजने पे आता है ना, तो वो नहीं चीज़ देखता है कि आगे वाला बंदा कौन है, वो बस नवाजता है। तो सर ये वाली चीज़ें थी। जब मैंने अपनी फैमिली को ये बात बताई तो अच्छा, उस टाइम मेरा भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे 3 भाई हैं। तो वो लोग मेरे लिए बड़ा वो होते थे कि नहीं हम बाहर नहीं निकालेंगे, लोग क्या बोलेंगे, देखेंगे लोग, इस तरह का मेरे लिए बड़ा कमेंट्स आते थे, इस तरह की चीज़ें। जब मैंने अपने भाई को ये बात बताई तो मेरे भाई ने पहले बोला कि नहीं देख शायना, सोच ले, मसला ना हो जाए। मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, मुझे पता है, मैं सिर्फ विजिट करने जा रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि करते क्या है वो लोग। तो इत्तेफाकन मुझे जाना हुआ सर। अच्छा, हम आपको यहीं रोकेंगे जी सर, बिल्कुल, क्योंकि आपकी कहानी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम आगे, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया और फिर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली वहाँ से शुरू होती है जब आप उस सेंटर पहुँचती हैं। तो मैं निभना चाहूँगा कि आपको मोटिवेशन तो मिल रही हुई, क्योंकि आप भी ऑटिज़म पे काम कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऑटिज़म एक ऐसी डिजीज़ है जो नॉर्मली मैं ये समझता हूँ कि शायद पेरेंट्स को भी डायग्नोज करने में वक्त लगता है थोड़ा सा, और फिर उनको रिहैब करने के लिए आपका क्लिनिक है। तो मैं ये समझता हूँ उस वक्त जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के साथ साथ आपको उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती होगी, तो उस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप हमें बताइएगा। जी अच्छा, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मेरा मेन रोल है दैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, बेसिकली डायग्नोज करते हैं बच्चे के साथ क्या इशू है। तो मेरे पास जो डेली बेसिस पे केसेस आते हैं ना, आप समझो उसमें से 10 में से 7 केसेस ऑटिज़म के हैं, क्योंकि आजकल इसके नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा, इसकी तादाद बढ़ चुकी है। अब मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो उनका एक मेजर जो मैं पूछती हूँ ना, अच्छा मुझे बताएं मेजर बच्चे को लेके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, कहते हैं बोलता नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो मैं बच्चे को जब ऑब्जर्व करती हूँ ड्यूरिंग द सेशन, उसका आई कांटेक्ट डिले होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो सोशलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, ये सब चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो फिर मैं पेरेंट्स को ये बताती हूँ ठीक है, आप ये एक चीज़ तो मुझे कह रहे हैं कि स्पीच डिले है, बोल नहीं रहा, लेकिन व्हाट अबाउट द आई कांटेक्ट एंड द रिस्पॉन्स थिंग, ठीक है, तो आपको ये रिस्पॉन्स देते हैं नहीं, आपने कभी इसको इंस्ट्रक्शन दिया, हम देते हैं लेकिन सुनता नहीं है। तो फिर मैं उन्हें ये बताती हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। स्पीच डिले अक्सर आजकल के बच्चों में है, क्योंकि आपको पता है कि मेन जो आजकल सबसे ज़्यादा मसला है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। बच्चे 9-9, 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो बड़ों में भी शिफ्ट हो गई है जी, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में ये है कि स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ज़्यादा है और पेरेंट्स उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं 9-10 महीने, बल्कि इवन 6 माह का बच्चा है
तो वो स्क्रीन टाइम उसका 10 घंटे, अगर 10 घंटे वो फ़ोन देख रहा है तो समझा अगर 12 घंटे एटलीस्ट, जो छोटा बच्चा होता है न्यूबॉर्न, उसका स्लीप पैटर्न होता है एटलीस्ट 12 घंटे का, तो 12 घंटे अगर सो रहा है, 10 घंटे वो फ़ोन देख रहा है, तो वो लर्निंग कब हो रही है? जब बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग बिल्कुल एक ब्लैंक एक पेज होता है वैसा होता है। वो लर्निंग उसकी इन्वायरमेंट से होती है, आसपास के लोगों से होती है, जो वो देखता है वही सीखता है। अगर आप उसको स्क्रीन दे देंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्पीच डिले होगी, उसका हर चीज़, आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स, एवरीथिंग। तो ये तो स्क्रीन टाइम की वजह से भी चीज़ें होती है। लेकिन ऑटिज़म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। वो होता ये है कि उसके सिम्टम्स ज़्यादातर 1-1.5 साल तक आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं, वो अपने बच्चे को कभी 19 मंथ्स का बेबी है, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का है, ये बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है। मतलब इस टाइम पे अगर बच्चा डायग्नोज हो जाए तो फिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि उसको अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू हम उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि डायग्नोज होना सही टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और जो असेसमेंट जो मैं करती हूँ उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है पेरेंट्स का। सबसे ज़्यादा मैं 90% इवन 95% मैं उन्हीं को काउंसिल जो बोला नहीं ये तो बोल लेगा तो ठीक हो जाएगा। दूसरे के पास गए, नहीं, आज घर वाले कहते हैं कि नहीं आजकल तो बच्चे लेट बोलते हैं, हमारा ये लेट बोला था, हमारे फैमिली पैटर्न है, जेनेटिक्स में है, इस तरह से। लेकिन देखने की ज़रूरत है कि स्पीच के साथ बाकी चीज़ें भी डिले, क्या बच्चा घुल मिल रहा है, आई कॉन्टैक्ट कर रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ऑटिज़म का पार्ट हैं। और अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद थेरेपीज़ होती हैं। तो ये अवेयरनेस पेरेंट्स में अब तो काफ़ी आ भी गई है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। बिल्कुल आपने सही कहा। और ख़ासतौर पे नाज़रीन को हम यही बताना चाहेंगे कि कोशिश करें कि जब आपको थोड़ा सा भी फील हो कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और स्क्रीनिंग आप कोशिश करें। मैं तो तमाम पेरेंट्स को ये कहूँगा कि बच्चों को कोशिश करें कि फ़िज़िकली वो एक्टिविटी जो है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है, आप उनको बाहर लेके जाएं, ग्राउंड्स में लेके जाएं। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, उससे बच्चे की एनर्जी चैनलाइज होती है। ये बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है इंस्टेड ऑफ स्क्रीन टाइम। दूसरा एक और ये चीज़ है कि पेरेंट्स में ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए। एक तो बच्चा अगर आपकी चीज़ें डिले कर रहा है तो आपको एक प्रोफेशनल को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, ना कि घर में आप आपस में डिस्कस करके कंक्लूजन बना लें कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, और लेट्स सी, टाइम गुजरता है, कुछ बच्चे लेट करते हैं। एक्चुअली वो होता ये है कि वो बच्चे का बड़ा गोल्डन टाइम होता है। अगर उस टाइम अर्ली डायग्नोज हो जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपका बच्चा चीज़ें करता था, 1-2 वर्ड्स बोलता था, आई कॉन्टैक्ट भी था, रिस्पॉन्स भी था, लेकिन बच्चे ने सब चीज़ें करना छोड़ दी, दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग साइन। आप ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रिग्रेशन, कि वो जो चीज़ें सब बच्चा करता था वो उसने करनी छोड़ दी, वो रिमूव होगी। ब्रेन उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाया, मतलब डेवलपमेंट उसकी ब्रेन के उस हिसाब से वहाँ रुक गई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर साहिबा ये करता था अब नहीं करता। फिर मैं उनको पूरी हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन वहाँ उनको काउंसलिंग नहीं किया जाता। तो जब मेरे पास आते हैं वो 3 डॉक्टर के पास से हो के आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर अनअवेयर कि बच्चे के साथ इशू क्या है। तो काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके अलावा हम ऑब्वियसली असेसमेंट करते हैं, तो उससे डायग्नोज हो जाता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताऊँगी असेसमेंट में हम क्या करते हैं। ये भी एक हिडन आपके जहन में सवाल आया होगा। असेसमेंट में बेसिकली हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑटिज़म है तो उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ADHD है उसका भी टेस्ट होता है। आप ADHD को भी हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है IQ। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिकली बच्चा 3 साल का है तो उसकी मेंटल एज कितनी है, 2 साल, 2.5 साल। अगर एवरेज है तो ऑब्वियसली वो 3 साल होगी, अबव एवरेज की 3.5 साल, 4 साल, इस तरह से, ठीक है। और अगर IQ लो है, यूजली अगर ऑटिज़म के साइन सिम्टम्स के साथ जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनका IQ यूजली ऐसा होता है 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि बच्चा बोल नहीं रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली IQ डिले हो जाता है। और फिर उसके साथ हम उसकी डेली लिविंग फंक्शनिंग चेक करते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो बच्चा क्या काम एज के हिसाब से कर पा रहा है और क्या नहीं। तो ऑल टुगेदर वी जनरेट अ रिपोर्ट जिसमें अगर इफ़ देयर इज़ अ डायग्नोसिस हम ऐड करते हैं, अदरवाइज इट इज़ द कंक्लूजन बेस्ड रिपोर्ट विद रिकमेंडेशंस कि व्हाट नेक्स्ट। बड़ी अच्छी आपने बात बताई। और मज़ीद मैं एक चीज़ आपसे नेक्स्ट सवाल करूँगा बाद में
कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं वो तो चलें, मैं कहता हूँ कि दे आर डूइंग समथिंग बेटर, बट कुछ वो पेरेंट्स जो आपके क्लिनिक तक नहीं पहुँचते हैं, उनकी तादाद मैं समझता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा है। तो बड़े अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं नाजरीन, लेकिन हम चलेंगे थोड़ा सा म्यूज़िक की तरफ। काशिफ की जादुई आवाज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। जी काशिफ, थोड़ा सा बात बताइएगा भी कि हमारे मुआशरे में आप देखते हैं कि इश्यूज़ भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन अगर इंसान फ़ैसला कर ले तो वो उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक मजबूत फ़ैसला कर ले तो वो उस क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो क्या बहुत ही प्यारा सा गीत है अहमद रशीद साहब का, उम्मीद है पसंद आएगा। चले, जब तक आपका साउंड रेडी करते हैं तो हम बात कर लेते हैं। शायना, मैं चाहूँगा कि जहाँ से हमने ब्रेक लिया था आपकी बात का, क्योंकि आपकी जो है ना ये बहुत सारी एपिसोड्स हैं, इसको हम ग्रेजुअली सुनना चाहेंगे और लोग भी सुनना चाहते हैं और वो मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि ऐसे ही मैं कहूँगा कि खातून बहुत कम होती हैं जो बाहिम्मत होती हैं। तो आपकी मैंने जो क्वालिटीज़ देखी, आपकी हिम्मत देखी और आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच देखी, मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं उनको इस पॉजिटिव अप्रोच को जो है फॉलो करना चाहिए। तो फिर आप देखिएगा कि आपकी जो एक है ना कि खुशी का लेवल कहाँ जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है। जी शायना, आप इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर पहुँचती हैं। जी सर, जब मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन, सर इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंट लिविंग का। जब मैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो सर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने आप को देखा था, मैंने किसी और डिसेबल बच्चे को नहीं देखा। जब आप वहाँ पहुँची तो फिर मैंने देखा कि सर, मैंने वो लोग देखे जिनके पूरे पूरे हाथ नहीं थे, जिनकी पूरे पूरे टांगें नहीं थी, बट वो लोग इतने अच्छे काम कर रहे थे। सर मैं उनको देख कर बड़ी इंस्पायर हुई कि यार, जब अल्लाह ताला ने मुझे तो हाथ भी दिए तो मैं तो अपने हाथों से सारे काम करती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। मैंने वो बच्चे देखे। अपनी प्रॉब्लम छोटी लगी ना सर? मुझे कुछ नहीं लगा कि मैंने बोला कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ नवाजा है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि सिर्फ मुझे चलने की ताकत नहीं दी है, बाकी वो सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ जो एक विदाउट डिसेबल बंदा कर सकता है। जब मैंने वो बच्चे देखे जो देख ही नहीं सकते हैं, वो किसी के लिए वो पानी के लिए किसी के मोहताज हैं कि वो कोई आके मेरा ये काम कर दे, कोई मेरा पसीना साफ़ करवा दे, मतलब वो केसेस देखे तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने बोला कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो खुद से खा सकती हूँ। मैंने वो बच्चे देखे जिनको ट्यूब के ज़रिए खाने खिलाते थे कि उसमें ट्यूब में खाना डालकर उसके ज़रिए, तो मैंने बोला कि मैं तो खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, वो सारे वो तमाम काम कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझे चलने की सलाहियत नहीं दी है, बट मुझे एक दफ़ा मौका मिले तो मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगी। मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया अपने माइंड में ये चीज़। जब मैं सर जावेद के साथ बैठी तो सर का एक नॉर्मल से सवाल था कि शायना सिर्फ एक व्हीलचेयर चाहिए, मैं अभी आपको व्हीलचेयर दूंगा, बट ये प्रॉमिस पे दूंगा कि वो व्हीलचेयर लेकर आप क्या करेंगे, पहले वो बताएं मुझे। एक मतलब मुझे इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर नहीं मिली, उसका रीज़न ये था कि मेरी डिसेबिलिटी जो है वो सीवियर नहीं थी, मेरे पोलियो थी। तो पोलियो में आपको ये होता है कि आपको जिस चीज़ में मसला होता है वही होता है, मतलब मेरे टांग काम नहीं करेंगे, बाकी मेरी पूरी बॉडी से ही काम करेगी। तो उसी तरह सर ने मुझे समझाया कि देख शायना, मैं आपको व्हीलचेयर तो दूंगा, बस उस व्हीलचेयर से तो फ़ायदा क्या उठाएगी वो बता दे मुझे पहले। और दूसरा ये बताया कि ज़िंदगी में तुझे क्या शौक़ है, क्या करने का शौक़ है। हमारी सेंटर का सबसे जो खूबसूरत बात है ना सर, वो यही है कि आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती है, आपको वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपको शौक़ होता है। तो सर को मैंने ऐसे रैंडम से बोल दिया कि सर मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि मैंने अपने ख़ानदान में सबको पढ़ते हुए देखा था, स्पेशली लड़कियों को। तो मैंने बोला कि सर मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो सर जावेद ने जो है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी सर्विसेज थे वो तमाम सर्विसेज मुझे बताया कि हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हमारा लेजिस्लेशन पे बहुत बड़ा काम है, हम लोग जो है ना हमारे पास वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेशली एक गारमेंट्स फैक्ट्री बनाई हुई है जो एक्सेसिबल है, वहाँ पे जाके लड़कियाँ अपने वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह सिखाते हैं, वो तमाम चीज़ें बताई सर। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो था इंडिपेंडेंट लिविंग। बट यहाँ से आपको हम रोकना चाहेंगे और फिर दोबारा शुरू करेंगे। जी काशिफ, आप रेडी हैं? जी हम तो रेडी हैं।
दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आवाज़। आई थिंक अहमद रुश्दी साहब का बिल्कुल। जी शायना, मैं चाहूँगा कि दोबारा आप वहीं से शुरू कीजिए। सर फिर मैं जो है सर से मुलाकात के बाद फिर मैंने वो तमाम सर्विसेज, सर ने जब मुझे बताया कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लोग सर्विसेज देते थे, फिर उसके बाद जब मैं अपने घर वापस गई, अच्छा जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो तब भी मैं रक्षा में आई थी और रक्षा से उतर के क्रॉल करने लग गई थी, तो सर ने मुझे पूरा समझाया कि देखो ये व्हीलचेयर आपके लिए है, आप हमारे साथ लड़ सकती हैं, ये आपके राइट है। तो ये तमाम चीज़ें सर ने उसी दिन मेरे दिमाग में डाल दी थी। फिर उसके बाद जो है मैं अपने घर पे वापस गई और मुझे व्हीलचेयर भी दी गई सर ने कि आप मुझे एक नॉर्मल व्हीलचेयर दी गई, जो पैशन वाली व्हीलचेयर होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, वो लेके गई मैं अपने घर। और मैंने अपने जब भाई को ये सारी चीज़ें बताई तो वो बड़े वो हो गए कि नहीं नहीं घर वालों को क्या बोलेंगे, इस तरह की बड़ी चीज़ें बोली जो हमारे माशरे में होता है प्रॉब्लम ऐसा ही है, बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर चीज़ों को, एक्सेप्टेंस बड़ा एक मसला है हमारे यहाँ पर। तो मैंने अपने भाई को बताया कि नहीं भाई वहाँ पे बहुत सारे जो है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे, वो लोग बहुत ज़्यादा सीवियर थे, मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा विज़िट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरी जो पूरी फैमिली थी उन्होंने पूरा विज़िट किया इस ऑर्गेनाइजेशन का, और मेरी फैमिली की काउंसलिंग हो गई। जैसे आपने निमरान ने भी बताया कि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को एग्री नहीं करते उस चीज़ के लिए, तो आप, मैं समझती हूँ कि जब तक फैमिली का सपोर्ट आपके साथ नहीं होता है ना, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हो। मेरी फैमिली को भी 2-3 दफ़े मैंने उनकी काउंसलिंग करवाई, वो लोग आए, विज़िट किया, उन्होंने देखा कि हाँ ये इदारे में ऐसा है कि जो तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटी से एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरा मौका देना चाहिए। मेरे भाई के माइंड में ये चीज़ आया और भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परमिशन दी, और उसको ज्वाइन करने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदली, मैं समझती हूँ कि वो ज़िंदगी के 22 साल बिल्कुल अलग है मेरे, और ये ज़िंदगी के 8 साल जो मैंने गुजारे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। वो शायद मैं समझती हूँ कि वो 22 साल की तकलीफ़ें मैं 8 साल में भूल गई हूँ कि पिछले 22 साल में हुआ क्या था।
बट अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं देखा है कि मैं स्कूल में किस तरह बच्चे पढ़ते हैं या टीचर आपको किस तरह गाइड करती है। इस तरह का इन्वायरमेंट मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। बट वहाँ पे जाने के बाद मैंने उसी सेंटर से मैंने 2.5 साल बेसिक एजुकेशन लिया। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर ली सर, और मैंने उसके बाद इंटर भी कर ली। अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ सोशल वर्क में। माशाल्लाह, क्या बात है। और साथ में हमारे पास जितनी भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ आती हैं स्पेशली मैं उनको सिखा देती हूँ कि यार आपको अपनी ये डिसेबिलिटी को सिखाने पे हम मैनेज आएंगे कैसे आपकी करना। तरफ दोबारा। जी सर। क्योंकि अब उसके बाद आपने अपनी प्रॉब्लम दूर की, अब आप दूसरों की प्रॉब्लम दूर ऐसा ही करेंगे। है सर, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जीता तो इंसान अपने लिए सभी हैं, लेकिन क्या बात है कि जब आप अपने साथ दूसरों को भी जीने का सलीका सिखाएं और अपनी स्किल्स को आगे लोगों तक लेके जाएं, ये एक सदका जारिया है, एक बहुत बड़ा नोबल काज काम है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा निमिरा। यकीनन देखें आपकी जो एज है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपने आगे चलकर बहुत सारे काम करने हैं। हम कहते हैं कि आगे भाग दौड़ मुल्क की जो हमारी यूथ नहीं संभालना है। तो आप जैसी माशाल्लाह मैं कहूँगा कि लड़की ने जिस तरीके से मेहनत की, कोशिश की, आज आप जिस जगह पर हैं, इसमें पेरेंट्स का मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितना बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स आप नहीं पहुंच सकते यहाँ तक, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टिल फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे पेरेंट्स इनकरेज नहीं करते, स्पेशली फीमेल को इनकरेज नहीं करते। एग्जैक्टली फीमेल को इनकरेज नहीं करते कि आप आगे ग्रेजुएशन की तरफ जाएं, मास्टर्स एमफिल की तरफ जाएं, हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर यू कैन नॉट बी हेयर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेयर बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और आई जस्ट प्रे कि हर इंसान को यहाँ तक पहुँचने की मतलब वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड एवरीथिंग। आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं तो अपने नाज़रीन को कहूँगा कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको आगे लेके जाएं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि निमिरा यहाँ पर मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, शाहीन अली मौजूद हैं, उनकी जर्नी हम सुनते हैं तो वो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, तो ये इंसान की अपनी एक विश होती है, एक विल पावर होती है जो उसको आगे लेके जाती है। तो निमिरा, मतलब आपने आगे का क्या सोचा हुआ है, आगे और क्या आपने करना है, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, तो क्या प्लान है आगे फ्यूचर का आपका? आगे इंशाल्लाह ऑब्वियसली आई विल बी गोइंग फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ एज अ लेक्चरार। अभी तो ऑब्वियसली मैं कुछ लाइफ में कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें एड ऑन्स हो गई। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी है तो उसकी लुक आफ्टर करना, लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड, तो कुछ एडिशनल चीज़ें ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारी, तो इनको मैं फुलफ़िल कर रही हूँ। उसके साथ साथ स्टिल आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अपने मैंने करियर को बिल्कुल स्टॉप नहीं किया, मैं वर्क लाइफ बैलेंस दोनों मेंटेन कर रही हूँ। मतलब एज अ हाउस वाइफ भी काम कर रही हूँ और एज अ प्रोफेशनल। तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि आप मतलब घर भी जी। देखना और फिर आप माशाल्लाह क्लिनिकल बट साइकोलॉजिस्ट नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन डू इट। जी बिल्कुल। इट्स जस्ट योर माइंड सेट कि आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, उस तरह से आपकी ग्रोथ भी उसी तरह से पॉजिटिव ग्रोथ होती है। वही अभी जो हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि जो मैंने मैनिफेस्टेशन वाली बात कही थी, आप जैसा अपने बारे में बोलेंगे ना वैसा ही अपने बारे में समझेंगे और वैसा ही आपका ब्रेन आपके बारे में फील करेगा। इफ़ यू आर मतलब टॉकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट अदर्स, आपका ब्रेन वही चीज़ इंटरप्रेट करता है, उसी हिसाब से फिर आपकी थिंकिंग पैटर्न्स हर चीज़ डेवलप होती है। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है और उसके अलावा आपका पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम इसको डे लाइफ में डाल लें ना अपने, तो इट कैन क्रिएट बिल्कुल आपने से। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये आपका अपना एक मतलब पैशन था कि आपने इस फील्ड में जाना है, या पेरेंट्स का प्रेशर था, क्या था? हाँ, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं। खैर मैं करना तो कुछ और चाहती थी, जो बात है, लेकिन आज तक मुझे सही समझ, अभी मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे साइकोलॉजी ही करनी थी या मुझे कुछ और करना था। तो जब बात, अच्छा यहाँ से एक और भी बहुत अच्छी बात निकलेगी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि जब तक मैं इंटर में थी ना, तो बीइंग ऑनेस्ट आई हैड नो क्लू मुझे क्या करना है लाइफ में। तो ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकियों के साथ ना हो। आपके करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने मुझे एक अच्छी फील्ड का बताया कि बेटा आप साइकोलॉजी में जाओ, इट इज़ अ वेरी इमर्जिंग काइंड ऑफ फील्ड। ये बैक 2017 की बात है,
अब तो बहुत अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ की, उस टाइम नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अवेयरनेस अब तो सोशल मीडिया में सब कुछ है और पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी, तो मैंने कहा चलें लेट्स फॉलो दिस। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ इस फील्ड में और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड आई फील के इस फील्ड के लिए अल्लाह मियाँ कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही चूज़ करता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि बाज़ों का अल्लाह ताला ने लोगों से काम लेना होता है, यही बात तो है। मैं तो कहूँगा कि ये तो आपकी मतलब एक अल्लाह ताला की को अदा होगी कि आपको उनको पसंद आ गई कि अल्लाह ने आपसे काम लेना था कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी को भी संवारें। तो ये एक नोबल कॉज, मैंने जैसे पहले कहा कि ये आपकी जॉब है, तो इसमें यूँ समझ लें कि आप जो काम कर रही हैं ना वो इंसानियत के लिए काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं यहाँ थोड़ा सी चीज़ ऐड करूँगी। जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना तो वो बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हमारे बच्चे के साथ क्या मसला है। तो टिल द एंड ऑफ दिस सेशन जब असेसमेंट कंप्लीट होती है मैं उनको एक डायरेक्शन दे देती हूँ, बता देती हूँ अगर डायग्नोज बच्चा उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के साथ हो रहा है तो डायग्नोज भी हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी आई थिंक पेनफुल प्रोसीजर। इनफैक्ट कभी कभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके सामने जो पेरेंट्स बैठे हैं दे आर लिटरली क्राइंग और आपको वो डिनाइल में होते हैं और आपको उनको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाना है, उनको एम्पैथी शो करनी है और उनको थोड़ा सा हिम्मत देनी है, हौसला देना है कि नो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस जस्ट द स्टार्टिंग। आपके बच्चे के अंदर बेशक चलें कुछ वीकनेसेस हैं लेकिन नो डाउट वो बहुत सारी चीज़ों के लिए ही और शी इज़ केपेबल, स्ट्रेंथ्स उसके अंदर बिल्कुल हैं। अब ये हमें देखना है ना कि बच्चे को कैसे पॉलिश करना है, उसकी कैसे ज़िंदगी बेहतर करनी है। तो समटाइम्स आई फील इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट टू, बट ऑब्वियसली आई एम अ थेरेपिस्ट, ये मेरी जॉब है, तो मुझे भी अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि मैं सामने वाले को सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि वो हमारे सामने टूटते भी हैं और मैं भी कभी कभी हेल्पलेस होती हूँ कि मैं इनको क्या बोलूँ। आई डोंट हैव अप्रोप्रिएट आंसर कि जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो रियलिटी देना, उनको सही पाथ दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उनको झूठे हौसले दूंगी तो ऑब्वियसली कल को वो जब रियलिटी के साथ टच में आएंगे तो फिर वो उनके लिए आई थिंक ज़्यादा पेनफुल होगा। नहीं, आपने मतलब जो काम आप कर रही है ना, मैंने हमेशा कहा कि किसी एक की जान बचाना गोया कि पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। तो आप ये देखें कि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, इसका सिला अल्लाह ताला ही आपको दे सकता है। और देखें मतलब जब लोग आते हैं ना मायूस होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, इश्यूज़ होते हैं उनके साथ, और जब आप उनको गाइडलाइन देते हैं, उनको आप एडवाइस करते हैं और फिर आप उनको आगे बढ़ने की एक हौसला देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। जी शाइना, मतलब जैसे कि निमेरा बता रही थी कि किस तरह पेरेंट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, और फिर आपने तो माशाल्लाह उस एज में अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि आप जाएंगी, छोड़ें जी, लोग क्या कहेंगे, बाहर निकलोगी, इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आपकी एक विल थी कि आपने अपने पूरी फैमिली को कहा कि चलें जी सेंटर को विज़िट करें और मैं आपको दिखाती हूँ। तो यकीनन जब वो पहुँचोगे तो उनकी फीलिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी सर होगी। बिल्कुल चेंज होती। मेरे जो सबसे बड़ा वाला भाई है ना सर, वो तकरीबन 2 साल तक उस सेंटर से बाहर से नहीं गुजरता था, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा फोबिया होता था कि वो बोलता था कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ आपको देखा है और मैंने इतनी सीवियर डिसेबल बच्चों को नहीं देखा है, अब मैं उनको देखता हूँ ना मुझे कुछ हो जाता है, इस तरह करके बोलता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सर वो आज इतना सेंसिटाइज़ हो गए हैं कि उन्हीं बच्चों के साथ घुल मिल कर बैठते हैं, बाहर जाकर उनके साथ इंजॉय करते हैं और मुझे भी बताते हैं कि यार हर बंदे का नाम लेके बताते हैं कि आज मैंने नियाज़ी भाई से बात कर लिया, आज मेरे रेहान से मिल के आया। तो मतलब वो सेंटर की बातें उल्टा मुझे बता रहे होते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा, जितने भी मैं चीज़ें कर रही होती हूँ, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगा रही है, मैं किसी चैनल पे गई तो मैं अपनी फैमिली को वो दिखा देती हूँ ताकि वो लोग जो है ना खुश हो जाएं इस चीज़ को देख कर कि नहीं हमारी बेटी जो है किसी अच्छे जगह पे, सही जगह पे। और जहाँ तक निमरा ने बात की कि हमारे पास इस तरह की केसेस आते हैं सर, डिसेबिलिटी जो होती है ना वो हम हमेशा सोचते हैं कि कोई पोलियो है, किसी को जो है बचपन से ही होता होगा, ऐसा नहीं है सर। डिसेबिलिटी आने में कोई 1 सेकंड नहीं लगता है आपका। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो कि 18 साल 20 साल के एज में आपको एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, और जब किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जहाँ से आपको इंजरी हो वहाँ से नीचे तक आपको कोई सेंसेशन नहीं होती है। तो हमारे पास वो केसेस, अभी रिसेंटली सर पिछले हफ्ते हमारे पास एक केस आया था, मैं तो इतनी हिल गई थी उसको देख करके, मैं बहुत हैरान हो गई थी। उसका बाइक का जो है एक्सीडेंट हुआ था कार से, और उसका जो है नीचे का जो बॉडी था वो बिल्कुल सेंसेशन ख़त्म हुई थी, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। तो बोल रहा था कि मेरा भाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है उससे आज तक हम लोगों ने उसको कभी आंखों में आंसू नहीं देखा है।
वो जब भी उसके पास मैं जाता हूँ वो दूर से बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि हमें पता है कि उसकी डिसेबिलिटी कितनी सीवियर हो गई है, हमें पता है कि वो अभी नहीं बैठ सकता, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया है, और उसके अलावा इसका यूरिन स्टूल जो है वो मैनेजमेंट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट वो फिर भी इतनी हिम्मत से बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बड़ी एक चीज़ होती है कि पेरेंट्स को सेंसिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बदले उसकी पूरी फैमिली हिल गई थी, उसकी मदर इतनी रो रही थी हमारे पास आकर के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है। फिर हम लोगों ने जो है उसके सेम डिसेबिलिटी वाले बंदे के साथ उनको बिठाया, उनको समझाया कि आपके बेटे के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि फैमिली को सेंसिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ तक मेरी बात आ गई सर, तो मुझे थोड़े से मुश्किलात आए, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी फैमिली बड़ा सपोर्ट करती है, और उसी फैमिली को मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने जब मेरे हालात ऐसे थे तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। मेरे भाई ने बोला कि नहीं शाइना, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी है। मेरे भाई ने मेरे खातिर जो है ना बैंक से लोन लेकर कराची में कर लिया कि मैं तुम्हें वापस लेके जाऊँगा, कि मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी फिर से वैसी हो जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाओ। बल्ले बाद में तुम देखना अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट जॉब तुम्हें शौक़ है तो फिर वहाँ पर हमें ईज़िली आपको जॉब मिल जाएगी, यहाँ पर आप नहीं कर सकती हैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे सोशल वर्क में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी के 20 से 22 साल मैंने ज़ाया की वो कोई भी वुमेन विद डिसेबिलिटी ज़ाया ना करें। उनको इस तरह के जो है ना इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, उनको हमें बताना चाहिए कि यार डिसेबिलिटी कोई मानी नहीं रखती है, आपके ख्वाब होना चाहिए आपके पास ऐसे लोग अपने लिए बनाओ कि वो आपको जो है ना मोटिवेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं बहुत लकी हूँ, मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले ज़िंदगी में, मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले, और स्पेशली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एक मेरे सीनियर जिन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं करवाएगा आप ये नहीं कर सकती, स्पेशली सर जावेद सर जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सिर्फ पाकिस्तान का क्या मैं इंटरनेशनली में जो है चीज़ों को कर रही होती हूँ, तो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं कि उसमें नहीं शाइना तुम हमेशा कर सकती हो, तुम कर सकती हो, मुझे पता है वो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, तो बड़ा सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें सपने। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं ये कहता हूँ कि इंसान को ना ज़िंदगी के किसी भी मौके पे जो है ना वो मायूस नहीं होना चाहिए। सही है सर। और हमारे तो मज़हब में भी है कि मायूसी कुफर है, तो आप कोशिश करें कि आप जुस्तजू करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, और अप एंड डाउन देखें ज़िंदगी के हिस्सा। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि द फेलियर इज़ द की फैक्टर टू गेट सक्सेस। तो हमेशा नाकामी से ही आप सीखते हैं। तो जब आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई तो फिर देखें आपने जुस्तजू की, कोशिश की कि मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा, इंसान को ना अपनी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जब आप अपने से नीचे से किसी को देखते हैं तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं कि जी मेरी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है सर। तो अल्लाह ताला की मैं ये कहूँगा कि इतनी हज़ार नेमतें आपको अल्लाह ने दी है सर। मुझे ऐसा लगता है जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप शुक्र करना स्टार्ट करते हो ना, अल्लाह ताला आपको नवाजता है। हमें बेशक बहुत बड़ा चैलेंज है डिसेबिलिटी को ये ऐसे बोलने में तो बड़ा आसान सा लफ्ज़ है, बट मुझे पता है कि कितना मुश्किलात हैं स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। फैमिलीज़ में बहुत इश्यूज़ हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोई भी। और स्पेशली मैंने कराची में देखा है सर, मेरे लिए तो ये था कि लोग क्या बोलेंगे अभी आपको निकालेंगे, तो ये वाली बात थी सर। मैंने वो केसेस देखे हैं, हमारे पास वो केसेस आते हैं, वो डिसेबल बच्चियाँ जिनके माँ बाप का इंतकाल हुआ है और उनकी फैमिली उनको नहीं रखना चाहती हैं। ऐसे 3-4 लड़कियों को स्पेशली मैं जानती हूँ जो रोज़ाना मुझे मैसेज करते हैं, रोज़ाना मुझे कॉल करते हैं कि आप लोगों का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमें बिठा दी जाए, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी पर्सन को डिसेबिलिटीज़ को रिहाइश देने के उस पर हक़ में नहीं होते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि वो तमाम बच्चे अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। फैमिली का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ इदारों के ऊपर नहीं है कि आप इदारों में लाकर अपने बच्चों को छोड़ दें। तो वो लोग बड़े उससे रोक वो करते हैं कि नहीं हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपने लिए कोई आप लोग हॉस्टल टाइप का कुछ बनाओ ताकि हम लोग वहाँ पर आकर रहें। तो इस तरह के केसेस मैं खुद देख रही होती हूँ, तो मैं बड़े बोलती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे फैमिली दी है, जो मेरी फैमिली मेरे लिए इतने पॉजिटिव हैं कि नहीं हमें बाहर निकालेंगे तो मुआशरा ऐसा है, लोग इस तरह के बोलेंगे। तो मैं समझती हूँ कभी कभी ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि शायद मेरी फैमिली ने इतना मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमारा एक छोटी सी मजबूरी होती है कि हमें कमर्शियल ब्रेक लेना होता है, न्यूज़ की तरफ जाना होगा। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, यकीनन आप भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, दोबारा मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। और आज का जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है बहुत अहम है, और हमारी सोसाइटी में जो बच्चों में बीमारियां पाई जाती हैं उसकी हम बात कर रहे थे। जैसे कि डिसेबल लोगों की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और फिर दूसरे लोगों की वो काउंसलिंग शुरू करते हैं। तो
हम बात करते हैं निमरा से। निमरा, आपने माशाल्लाह कम उम्र में ही इंसानियत की खिदमत का जो आपने जज्बा आप में मैंने देखा, तो मैं चाहूँगा कि हमारी यूथ में भी ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं निमरा आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चों में जो है स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनकी कितनी इकसाम होती हैं, कितनी किस्म के बच्चों में बीमारियाँ होती हैं, जैसे ऑटिज़म की हम बात कर रहे हैं, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये आप ज़रूर बताइए डिटेल के अंदर। ठीक है। तो पहले ना, सबसे पहले मैं स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी कि क्या इश्यूज़ होते हैं। उनको बेसिकली कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल होते हैं सब। कम्युनिकेशन में स्पीच डिले, ठीक है, देर से बच्चा बोल नहीं रहा, कम्युनिकेशन में मसला होता है। घुलने मिलने में, सोशलाइजेशन, जिस तरह से छोटा बच्चा नॉर्मली घुलता मिलता है लोगों से, बाकी अगर स्पेशल नीड का बच्चा तो उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। अक्सर पेरेंट्स को कंप्लेन आती है स्कूल से, अगर कोई स्पेशल नीड का बच्चा है, उसको हमने स्कूल में एडमिशन कराया तो वहाँ से कंप्लेन आ रही है, दूसरों को मारता है, ये इस तरह से करता है, क्लास के एनवायरनमेंट डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बिहेवियर कुछ इस तरह के होते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। कुछ बच्चों में फ़िज़िकल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सही से चल फिर नहीं सकते, या फिर हाथ पाँव का इस्तेमाल जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं उस तरह से थोड़ा सा डिले होता है, जिसको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो इसमें थोड़ा बहुत ये है कि डिले होता है, कुछ की थोड़ा डिले होता है और कुछ की मतलब कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है ये दोनों डोमेन्स। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों को चीज़ें समझने में, एक जो इंसान की नॉर्मल सोच समझ होती है ना, ऐसे बच्चे चीज़ें उस तरह से समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो आप समझे उसकी ब्रेन ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई होती। मतलब जब पैदाइश के बाद ऐसा, हम ऐसे नहीं कह सकते बच्चे का दिमाग मुकम्मल तौर पे बना हुआ है, वो टाइम के साथ साथ ग्रोथ होती है। इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए जो उसके अर्ली डेवलपमेंटल ईयर है 1 से लेके लाइक फ्रॉम 1 till 5, 1 से 5 साल तक की उम्र बड़ी क्रूशल है। उसमें आपके हर एक चीज़ उसकी मॉनिटर करना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि क्या बच्चा कौन सा काम सही टाइम पे कर रहा है या नहीं। यहाँ मैं थोड़ा सा ये भी चीज़ ऐड ऑन करूँगी कि अर्ली साइंस हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन्स उसके जा रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ मॉनिटर करना बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चे की जब पैदाइश होती है ना, तो शायद आपने ये बात सुनी होगी कि उसका रोना वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल माइलस्टोन है कि बच्चा टाइम पे रोया है या नहीं। जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, तो जब मैं हिस्ट्री ले रही होती हूँ, क्लिनिकल इंटरव्यू, तो उसमें सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन होता है, जब बर्थ हिस्ट्री की बात करें, आपका बच्चा पैदाइश के बाद रोया था? तो फिर वो कहीं कोई तो याद नहीं होता, फिर मैं कहती हूँ आप आराम से सोच के बताएं। अगर मदर थी, अगर उनका सी सेक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली बच्चे की रोने की आवाज़ तो थोड़ी बहुत आ जाती है। तो मदर कहती हैं हाँ नहीं ये रोया था, नहीं ये रोई नहीं थी, या आधे घंटे बाद रोई थी या रोया था। तो ये जो रोने वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बच्चे की आगे की लाइफ डिपेंड करती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक माइलस्टोन होता है नेक होल्डिंग, गर्दन संभालना। नॉर्मल बच्चा 2-3 माह में गर्दन संभाल लेता है। अगर आपका बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा, वो 5-6 माह का हो गया है, तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग, ये एक अलार्मिंग पॉइंट है। आपको एक कंसल्ट करना चाहिए किसी प्रोफेशनल को और दिखाना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या इशू है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है सिटिंग, बैठना। नॉर्मल बच्चा 6-7 माह में बैठ जाता है, अगर वो चीज़ डिले है, 9-10 माह का बच्चा हो गया नहीं बैठ रहा, तो अगेन इट इज़ एन अलार्मिंग पॉइंट। आपको दिखाना चाहिए किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को। फिर अगर फिजियो की बच्चे को ज़रूरत है, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसको रेकमेंड करते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे, फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं। बच्चा चल नहीं रहा, उसको चलने में हेल्प आउट करेंगे। उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आ जाता है वॉकिंग। कुछ बच्चे डिले, अगर वॉक है तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। लेकिन अगर सारे, कभी कभी ऐसा होता है एक माइलस्टोन थोड़ा सा लेट हो गया, स्टिल दैट्स फाइन। लेकिन अगर हर चीज़ बच्चा लेट कर रहा है, तो फिर ये पेरेंट्स के लिए है कि वो सिर्फ घर ना बैठे, एक प्रोफेशनल के पास जाएं और कंसल्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद वही बात आ जाती है ऑटिज़म में, ये है कि स्पीच डिले, और आजकल यूजली बच्चों का स्पीच डिले हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ ऐड करूँगी, ऑटिज़म और स्पीच डिले दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। आजकल मिस डायग्नोज भी बच्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज वही बात है कि उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। असेसमेंट प्रॉपर अच्छी होनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी एक्सपर्ट जो कि गलत डायग्नोज भी कर रहे होते हैं। मेरे पास इस तरह से भी पेरेंट्स आते हैं विद प्रॉपर गलत डायग्नोज हुए हुए बच्चे आते हैं।
तो इसमें ये है कि देखिए स्पीच डिले में ये है कि बच्चा बोल नहीं रहा लेकिन वो घुल मिल रहा है, उसका आई कांटेक्ट है। थेरेपी सेंटर पे तो है ना, वहाँ भी तो जा सकते हैं ना अगर बच्चा बोलने में डिले कर रहा है। जी, लेकिन हाँ जी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अक्सर डायरेक्ट स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, ठीक है, तो वो इन्हें ये कहते हैं कि नहीं आप इनकी थेरेपी कराएं, वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली हो सकता है वो बच्चा ऑटिज्म के साथ हो। तो इसलिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ना तो मैं उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन देती हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। स्पीच थेरेपी में क्या होगा, बच्चे को आपने 1-on-1 सेशन दे रहे हैं, उस बच्चे को जो कुछ समझ ही नहीं रहा अब तक, वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो कर रहा, दरवाज़ा बंद कर दो वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको बोलना कैसे सिखाएंगे। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, कम्युनिकेशन में 2 चीज़ें होती हैं, रिसेप्टिव स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स से मुराद है अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। जब तक आपके रिसेप्टिव स्किल्स नहीं आएंगे, फॉलो ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे आप उसको जो है वो जी एक्सप्रेसिव स्किल्स मतलब स्पीच बोलना, वो चीज़ नहीं आएगी जब तक आपकी सोच समझ नहीं होगी, उसके जब तक वो नहीं होगी स्पीच नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें लिंक हैं। तो स्पीच थेरेपी से पहले बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना ज़रूरी है, उसमें बच्चे की डे लिविंग स्किल्स पे काम करते हैं। जैसे अगर हम ऑटिज़म की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेरेंट्स आए बच्चे को लेके, मैंने असेसमेंट कर ली और बच्चा ऑटिज़म के साथ डायग्नोज भी हो गया, उसमें वो सब पूरा क्राइटेरिया, ऐसा डायग्नोज हम ऐसे नहीं करते, देयर इज़ अ प्रॉपर डायग्नोसिस क्राइटेरिया जो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो एक DSM बुक है, उसमें प्रॉपर हर एक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया होता है। अगर वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है देन वी डायग्नोज। ऑब्वियसली इट इज़ अनएथिकल टू डायग्नोज, मतलब कि गलत आपने अगर डायग्नोज किया तो वो भी एक अनएथिकल चीज़ है। तो ये है कि मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ये कहती हूँ आप स्पीच थेरेपी भी बिल्कुल इसके बाद कराइएगा, पहले आप OT कराएं। अच्छा, अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम डेली लिविंग स्किल्स पे काम करते हैं। अगर बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आई कांटेक्ट पे काम करता है, सिटिंग टॉलरेंस, बच्चा टिक के बैठ ले, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं ये। इन सब चीज़ों पे आप काम करेंगे इतना कि उसकी सोच समझ डेवलप हो, तो हाँ फिर हम स्पीच थेरेपी की तरफ लेके जा सकते हैं। एक और चीज़, 1 साल से 6 साल तक का क्रूशल टाइम पीरियड है स्पीच आने का। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं बच्चा बोल लेगा और 6, 7, 8 साल का हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली 6 साल जो है ना वो मैक्सिमम एक कट ऑफ एज है, उसके बाद से स्पीच आने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। जी, अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चा अगर 5 साल का ऑटिज्म से डायग्नोज हुआ है तो मैं कहती हूँ ये बड़ा हाई टाइम है, अब इस बच्चे का एक एक दिन बड़ा ही गोल्डन टाइम है, और एक एक दिन में आप जितनी हो सके मेहनत करनी है ताकि मैक्सिमम 3 इयर्स तक जो है वो आपको जो है वो पता चल जाना चाहिए कि बच्चा आपका बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। और साथ साथ आपने और चीज़ें भी देखनी है, आई कांटेक्ट है, रिस्पांस दे रहा है या नहीं, कोई उसका रेपिटेटिव बिहेवियर तो नहीं है जैसे ऑटिज्म के बच्चों में होता है, हैंड फ्लैपिंग, ठीक है, इस तरह से रेपिटेटिव मूवमेंट बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के होते हैं। बच्चा सिर्फ गोल गोल घूम रहा है, चीज़ों को लाइन अप करके रखता है, टॉयज़ को अपनी रूटीन में चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कुछ की मखसूस फेवरेट चीज़ है, अगर वो एक ही प्लेट, रेड कलर की प्लेट है, उसी में डेली वो अपना कोई फूड मील लेता है, आपने एक दिन उसको ब्लू कर दिया तो वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब किसी बाहर जगह लेके जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं ऐसे बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, आवाज़ है, हमारे लिए देखिए ये आवाज़ नॉर्मल है, लाइट्स नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है उस बच्चे के लिए दैट्स अ लॉट, तो उसके सेंसेस ओवरलोड हो जाती है, फिर उसके मेल्ट डाउन शुरू हो जाते हैं, वो रोएगा, चीखेगा, सामने वाला नहीं समझ रहा, लोगों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ हो सकता है। ऑल्दो मैं रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ अब जब मैं कभी ऐसे बाहर जाऊँ, लेकिन यूजुअली दूसरे लोग उन ऐसी फैमिलीज़ को उस तरह से देख रहे होते हैं कि पता नहीं वो बाहर अपने बच्चे को ही क्यों लेके आए, ऐसे बड़े मैंने केसेस देखे हैं। तो एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशल नीड्स के भी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्या वो स्कूल है, क्या वो बाकी जगहें हैं। तो इस चीज़ को लेके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो रहा है, मैंने देखा है, लेकिन कई जगहों पे अभी भी मज़ीद ज़रूरत है इस चीज़ पे काम करने की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वैसे भी अवेयरनेस की कमी तो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देखें ना कि लोग डिट्रैक हुए हैं, उसकी वजह है कि अवेयरनेस नहीं है, और इतने शोबाजात है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और हमने ये जो मॉर्निंग शो शुरू किया था, इसका बुनियादी मकसद भी यही था कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, एक पॉजिटिव थॉट दें, और लोगों को जो है मोटिवेट करें कि जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं वो सोसाइटी का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं काशिफ की तरफ, और काशिफ से गाना सुनते हैं। बिल्कुल जी, एक अरशद महमूद का गाना है, बड़ा फेमस, कोशिश।
हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, हाँ दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 आ गए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आ गए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया, मेरी बाहों के घर में क़याम करो, मेरी बाहों के घर में क़याम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। अला हो सके तो मेरा एक काम करो, अरशद महमूद का बहुत ही मशहूर गाना है ये, लेकिन हम अपने शो में कहते हैं कि हम लोगों के कोई काम करें, उनके काम आए, और इंसानियत भी इसी में ही है कि आप हमेशा कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, बल्कि आपकी ज़ात से कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंच रहा हो। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि लिखने पढ़ने सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए शाइना की बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि उन्होंने 22 साल बाद जब कराची का रुख किया और उन्होंने इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर को ज्वाइन किया, तो वहाँ फिर इन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया, अभी भी अपनी तालीम जारी रखी हुई हैं। और अब मैं शाइना से पूछना चाहूँगा कि शाइना, आपने अपनी ज़िंदगी तो बदली, आप बहुत सारी ख़वातीन की जो है वो ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रही हैं, तो अब आप एक नोबल कॉज़ के लिए काम कर रही हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को बालाए ताक रख कर और एक बाहिम्मत किरदार आपने अदा किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप किस तरह जो है, क्योंकि जैसे कि अभी निमरा कह रही थी कि नॉर्मली जिन बच्चों में इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को छुपाते हैं, डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। इसी तरीके से जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको भी हमारे मुआशरे में लोग उतनी इज़्ज़त और रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो इसीलिए लोग अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को बाहर नहीं लाते हैं, वो बड़े भी होते हैं हालांकि।
तो फिर आप लोग कोशिश करके उन बच्चों को घरों से लाते हैं, सेंटर में उनकी तरबियत होती है और फिर उनका जो पैशन होता है, जो शौक़ होता है, जो वो कुछ करना चाहते हैं, उसी ट्रैक पे उनको लेके चलते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी उनकी बदलती है। और मैंने अभी रिसेंटली आपके सेंटर विज़िट किया था, तो अक्सर हम बात करते थे कि जी हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। उस दिन से मैंने सोचा कि अब हम डिसेबल्ड लोगों को भी एम्पावर करेंगे। तो जी शाइना। सर मैं समझती हूँ ये बहुत कम लोग सोचते हैं इस तरह, और मैंने लास्ट टाइम भी आपके इस प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है सर, वो जो विदाउट डिसेबल लोगों को वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है। हम अपने घरों से ही जो है ना डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते हैं, फैमिलीज़ भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती इतना। उसका रीज़न ये है कि जहाँ तक जो मैंने ये 8 साल इस फील्ड में काम करने के बाद अब मुझे समझ आता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं ना, वो सर 2 तरीक़ों से मार खाते हैं। एक तो ये होता है कि उनको जिनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे उस पे एक स्टेज पे आकर होते हैं, उसमें ये होता है कि उनकी फैमिली में अगर कोई पर्सन वो डिसेबल है तो वो यही समझते हैं कि हम कमा के इसको देंगे, इसको क्या ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की। एक तो ये होता है जिसकी वजह से वो घर से कभी बाहर ही नहीं निकलता, वो कभी उसके अंदर जो स्किल है भी तो वो नहीं कर सकता, वो माशरे में एक अहम किरदार अदा नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उसमें ये होता है कि यार हम अपने जो विदाउट डिसेबल बच्चे हैं ना उसको पढ़ाएंगे, उसको लिखाएंगे तो वो कुछ करेगा, हम जितना इस पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में मेहनत करेंगे तो वो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये 2 तरीक़ों से हमें मार खानी ही पड़ती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आती हैं सर, जैसे निमरान ने बोला कि हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी फैमिलीज़ की काउंसलिंग करते हैं, जिसमें पीयर काउंसलिंग और उनकी फैमिली की काउंसलिंग होती है। हम उन बच्चों के साथ बिठा देते हैं जो डिसेबल होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ किया होगा, कर रहे होते हैं। उनके साथ बिठाते हैं कि देखो इसकी डिसेबिलिटी बिल्कुल सेम आपकी तरह है, बट इसने अपनी डिसेबिलिटी को किस तरह मैनेज किया और किस तरह माशरे में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे सेंटर में ऐसे बहुत सारे आपको रोल मॉडल्स मिलेंगे सर, और माशाल्लाह से आपने विजिट भी किया है, वहाँ पे देखा कि लोगों के अंदर किस टाइप की स्किल्स हैं। कोई बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं ये कहूँगा सर, हाँ कोई अच्छा सिंगिंग कर रहा है लास्ट टाइम तो ज़्यादा उनमें सलाहियत है, मैं ये नो डाउट देयर वो स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बस देखने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है, और आपकी देखने की नज़र भी होनी चाहिए। ऐसा ही है सर। तो मैं समझती हूँ कि वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ अगर कि आप कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देंगे सर, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा, वो हमारे माशरे में एक बहुत अच्छा अहम किरदार भी अदा करेगा, बोझ नहीं बनेगा किसी पे। मेन चीज़ तो ये है कि आप इंडिपेंडेंट, जिसकी हम बात करते हैं, जैसे आपका सेंटर का नाम ही इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, जी बिल्कुल ऐसा तो आपको इंडिपेंडेंट बनाने का रीज़न ये है कि आप किसी के ऊपर बोझ नहीं है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ इस टाइम। तो मैं समझती हूँ वो काम जब मैं एक ऐसे इलाके से आगे कर सकती हूँ, आप तो एक कराची जैसे शहर में रहते हैं जो आपके लिए वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है हमें। वो कैसे कर सकते हैं हम सर? ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं कि हम उनको लेके आएँ, उनको बताएं कि भाई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैंने इस तरह मैनेज किया है, ठीक है। आप ज़्यादा सीवियर डिसेबल लोग हैं जो सर लास्ट टाइम सर जावेद ने भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम 15% की बात करते हैं कि 15% पर्सन में डिसेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, तो वो लोग कहाँ हैं? हम तो 4% पे भी शायद काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें, उनको इस तरह के मौक़े दें आप, ताकि वो लोग भी आके एक हमारे माशरे में एक अहम किरदार अदा करें। सर रिसेंटली मैंने कोरिया विज़िट किया था, एक हमारा प्रोग्राम था, तो मुझे इतनी हैरत हो गई थी उस टाइम के मुझे ऐसा लगा कि सर हमारे किसी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, ये हम लोगों ने लेवल्स लगाए हुए हैं कि इसको पोलियो है, इसको रिकेट्स है, इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। वहाँ पे मैंने वो डिसेबिलिटी देखी जिनको वो सिर्फ आइज़ पे काम करते थे सर, और वो तमाम वो काम करते थे जो विदाउट डिसेबल करता है, क्योंकि वो सारी एक्सेसिबिलिटी उनको दी गई थी, उनको इस तरह के डिवाइसेस प्रोवाइड किए गए थे जिसके थ्रू वो तमाम वो सारे काम कर रहे थे। कोई भी कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, वो मैं तमाम वो काम कर रही थी जो एक विदाउट डिसेबल करता है।
उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ था कि मेरी व्हीलचेयर हर जगह जाती थी। उनके शॉपिंग मॉल्स, उनके फुटपाथ्स पे, रोड्स पे गाड़ियाँ इस तरह की बनी हुई थी। आपके ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी जाना का दिल करता था, हम लोग बैठ कर नॉर्मली सबके साथ बैठ के चले जाते थे। तो हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। हम लगे हुए इंसानों को ठीक करने में, हम अपने माशरे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात की, बल्कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और ये कहूँगा कि हर इंसान डिसेबल्ड है। सर ऐसा ही है बिल्कुल। अगर हम देखिए, सोचें तो हम सर वो पैदा ही एक डिसेबल होता है। कम्युनिटी, आप अपनी कम्युनिटी की बात करें, मैं कहता हूँ हम आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ऐसा ही है सर। उसकी वजह ये है कि देखिए, माजूरी क्या चीज़ होती है? माजूरी ये होती है कि आपको कोई सहारा चाहिए होता है। हमें कहीं जाने के लिए गाड़ी का सहारा चाहिए, तो वी आर डिसेबल्ड। सर हमारे सर ने एक बड़ा प्यारा सा मिसाल देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो आप हम लोगों को डिसेबल समझते हैं, मुझे ये बताएं कि आप भी एक व्हील पे आए हुए हैं और मैं भी एक व्हील पे आई हुई हूँ। आपकी व्हील की एक्सेस पार्किंग तक थी, मेरी तो यहाँ तक है। बस इतनी सी डिफरेंस है, हमें ये समझना पड़ेगा। Exactly. तो हर इंसान जो है वो डिसेबल्ड है, मैं ये कहूँगा। तो कभी भी जो है आप अपने आप को कमतर ना समझें। वी आर विथ यू, इंटायर कम्युनिटी विथ यू। तो हमेशा हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। निमेरा, हम बात को देखें, आप मुआशरे में कितने प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। हमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो इतने मसाइल और आप हमेशा पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा देखिए, हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो प्रॉब्लम से निकलेंगे। ऐसा ही है सर। अगर हम भी यहाँ पर नेगेटिविटी की बात करना शुरू कर देंगे तो फिर सोसाइटी में बेहतरी नहीं आ सकती। बेहतरी तभी आएगी जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दो अप्रोचेज होती है जी, सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच, प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच। नाउ ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ का इंतखाब करेंगे। प्रॉब्लम्स ऐसा कोई आई थिंक बंदा नहीं है आजकल के टाइम में जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, स्ट्रगल्स ना हो। जैसे जैसे जदीद दौर हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरह से हमारी डेली लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑब्वियसली आपको एक सोल्यूशन फोकस अप्रोच को आगे लेके चलना है और इन पे काम करना है। ओके, हाउ कैन आई मैनेज, कि मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ ये। तो वही बात आ जाती है, जो लोग प्रॉब्लम फोकस रहते हैं, बस हर वक्त ये मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मतलब कुछ ऑब्वियसली पॉजिटिव सोच ही नहीं रही ना। तो आपका दिमाग जो आप बोल रहे हैं वही समझेगा, उसी हिसाब से फिर वो आपको सब चीज़ें कमांड देगा। आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है ना कि जब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं ना रेगुलर, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। ग्रेटफुलनेस, शुक्रगुजारी बहुत बड़ी चीज़ है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे। अच्छा, एक चीज़ निमेरा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो हमने बच्चों में प्रॉब्लम्स बताई कि स्पीच थेरेपी हो सकती है, मूवमेंट की है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चा गोल गोल घूम रहा है, एक ही चीज़ को पसंद कर रहा है। ऑटिज्म के साइन सिम्टम्स हैं, अर्ली साइन सिम्टम्स हैं, सिम्टम है इसके ये। तो अब हम आते हैं कि पेरेंट्स, मतलब ये न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और फिर इसकी जो मतलब ट्रीटमेंट है वो कैसे होगी, कितना टाइम लेती है, थोड़ा सा ये मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को बताएं। स्पेसिफिकली ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, राइट? ओवरऑल अगर हम बात कर लें कि कोई चले भी हम बच्चे पहले के साथ ऑटिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑटिज्म में ये होता है कि अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैं पूछती हूँ, अच्छा आप किसी डॉक्टर के पास पहले गए थे? तो वो कहते हैं हम जनरल फिजिशियन के पास गए थे, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए थे, लेकिन ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब वो तो दवाई सिर्फ लिखते हैं, अब वो ये बता देते हैं नहीं बच्चे कुछ लेट कर लेते हैं, कर लेगा। हाँ, कुछ अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, जिनको अवेयरनेस होगी ऑब्वियसली कि नहीं ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, आप किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अच्छा डॉक्टर, हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो रेफर नहीं करते। भाई देखें, आप ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल हमारे यहाँ पे भी ये होता है, ये टॉपिक से टॉपिक निकल जाएगा कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट दोनों जब मिल के काम करते हैं ना, तो कोई भी क्लाइंट हो उसमें बेहतरी आने का, इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अडल्ट आ रहा है डिप्रेशन के साथ, मैं उसकी थेरेपी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी जो डिप्रेशन की इस वक्त जो लेवल है वो काफ़ी सिवियर होता जा रहा है, तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं करूँगी कि मैं बोलूँगी नहीं आप मेरे से थेरेपी लें, अल्हम्दुलिल्लाह यू विल बी फाइन। मैं उनको ये भी बोलूँगी नहीं आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, वो आपको दवाई लिख के देंगे। दवाई का एक अलग रोल है, साइकोथेरेपी का एक अलग रोल है, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। जब दोनों मिल के काम करती हैं तो फिर ये है कि बड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं और इंसान के अंदर बड़ी बेहतरी आती है।
दवाई से ये होता है कि अब आप बोलेंगे साइकेट्रिस्ट दवाई लिखता है, उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, उसका लेवल जब ऊपर नीचे हो जाता है तो ऑब्वियसली सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, आपका मूड, हर चीज़, हमारे वो ब्रेन में जो हार्मोन्स होते हैं वो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उदासी, मायूसी, खुशी, इन सब चीज़ों का लिंक हमारे हार्मोन्स के साथ बहुत ज़्यादा है। तो दवाई उस चीज़ को बैलेंस करती है। थेरेपी में ये है कि हम उस इंसान को डेली फंक्शनिंग उसकी बेहतर करते हैं, उसके अंदर मोटिवेशन डालते हैं कि नहीं आप इस चीज़ से निकल सकते हैं, आप ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, उसकी थिंकिंग को पॉजिटिव की तरफ थोड़ा लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह से चलती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही गाइड किया। ये लोगों को असल में पता ही नहीं है ना, हमारे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि राइट टाइम राइट डायरेक्शन पे जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेफ़र करना ज़रूर सीखें कि ये केस आपका नहीं है तो आप खुद ना कोशिश करें कि भाई आप ही उसको जो है मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, कोशिश करें कि उसको बताएं कि जी इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, आप फलां डॉक्टर के पास चले जाएं, इसका बेहतर इलाज वहाँ हो सकता है। और इसमें बहुत सारी जो हमारी डिजीज़ होती हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जनरल है, जैसे कि हम लास्ट बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं, मेडिसन मेडिसन मेडिसन, लेकिन उनकी काउंसलिंग जो है वो करना ज़रूरी होती है कि देखें आप अगर नेचुरली ये चीज़ें करेंगे तो आपकी जो है वो बीमारी कम हो सकती है, सही हो सकती है। उनको मेडिसिन पे ही ना रखें। ठीक है, मेडिसिन के बगैर तो आपने कहा ना कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, हार्मोन्स को आपको सेट करने होते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन मेडिसिन ग्रेजुअली कम होनी चाहिए और ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भी पेशेंट है वो सही हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग, सॉरी मैं आपकी बात जी काट जी रही जी जी हूँ, कुछ लोग ना ये भी होता है कि वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि नहीं अगर हमने साइकेट्रिस्ट के पास अगर फॉर एग्जांपल चले गए तो हम दवाई की आदी हो जाएंगे तो कभी छुट्टी नहीं पाएगी। तो मैं यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा ऐड करूँगी कि जैसे हमें कोई फिजिकल इशू होता है ना, जिस्मानी मसला होता है, तो क्या आप घर बैठे रहेंगे? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ना मेरे साथ उल्टा है सर। मुझे बुखार भी होता नहीं, मैं डॉक्टर के पास भागती हूँ और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि नहीं मैं इंजेक्शन लगाऊंगी ना तब मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, वो एक तो वो डॉक्टर भी बड़ा हैरान होता है। लास्ट टाइम मुझे डॉक्टर ने बड़ा डांटा भी। बिलीव होता है कि आप ये काम करेंगे तो सही हो जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि शायना मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि लोग आते हैं और वो बोलते हैं मैं इंजेक्शन से बचूँ, आप क्यों बोलते हैं इंजेक्शन लगाओ? मैंने बोला कि सर मेरे बिलीव है कि मैं इससे ठीक हो जाऊँगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा शाइना, हम बात कर रहे थे वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ आ रहे हैं, जो आप काम कर रही हैं, आप क्या समझती हैं कि अभी भी हमें इस गवर्नमेंट को, हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, हमारी सोसाइटी को इस पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है? जैसे कि जावेद रईस साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, कोशिश की कि जो डिसेबल लोगों का जो गवर्नमेंट में जो कोटा था 3% या 2%, उसको 5% तक वो लेके गए। तो अच्छा, अभी एक्सेसिबल की बात हम कर लेते हैं कि बहुत सी जगहों पे जाएं तो आप लोगों के लिए चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम जापान जाते हैं, बाहर के मुल्क तो जावेद साहब जापान भी गए थे तो उन्होंने वहाँ चीज़ें देखी कि डिसेबल लोगों के लिए प्रॉपर सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सारी चीज़ें। रेलवे स्टेशन पे जाएं तो वो आपके लिए एक्सेसिबल हर चीज़, एयरपोर्ट जाएं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो, पब्लिक जो हमारे स्टॉप होते हैं, मार्केट्स होती हैं, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी। बहुत ज़रूरत है सर। मैं स्पेशली इसमें ये कहना चाहूँगी कि अभी एक मेरी दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वो बहुत अच्छे रील्स बनाती है और स्पेशली वो एक्सेसिबिलिटी को फोकस करके कर रही है इस टाइम, कि मुझे बड़ा दुख भी होता है कि हर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ना इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बदकिस्मती से मुझे जब भी शॉपिंग करनी पड़ती है सर, मैं किसी मॉल से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी नॉर्मल आप लोगों की तरह जाकर ज़ैनब मार्केट से या सदर से जाकर मैं कोई चीज़ नहीं ले सकती। उसका रीज़न ये है कि वो या तो स्टेप्स हैं आपके, या तो फिर आपके रोड से इतने टूटे हैं कि मेरी व्हीलचेयर चल ही नहीं सकती है। उसमें मुझे 2-3 लोग चाहिए होते हैं जो कि मुझे व्हीलचेयर को उठा कर लेके जाएँ 3-4 स्टेप्स। आज ज़ैनब मार्केट जब भी मुझे जाना होता है तो मैं अपने साथ 2-3 लोगों को बिठा देती हूँ, या तो फिर मैं वहाँ से किसी से हेल्प ले लेती हूँ। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ हम अपने नाजरीन के लिए लाइव कॉल के लिए नंबर बताना चाहेंगे? हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है, अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहें, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निमरा से बात करना चाहें, शाइना अली से बात करना चाहें और हमारे सिंगर से मतलब कुछ गाना सुनना चाहें, तो हमारा नंबर है 021 343 1433, स्क्रीन पर भी आ रहा है। और अगर आप कॉल करना चाहें तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। जी शाइना। तो सर इसमें ये होता है कि
बदकिस्मती से पाकिस्तान में आपको कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल और स्पेशली यूनिवर्सिटी, सर मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी भी मैंने लास्ट टाइम विज़िट किया था, उसका रीज़न ये था कि मुझे बड़ा शौक था कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ने का। जी जी। तो फिर मैं वहाँ पर भी मैंने देखा कि हालांकि स्पेशल आपके वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, वो तक एक्सेसिबल नहीं था, उनके वॉशरूम्स की हालत ऐसे थे कि आप यूज़ ही नहीं कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा नीड है अपने स्कूल्स, अपने जो बेसिक मेरे नीड है वो तो पूरा हो जाए ना सर। जैसे मेरा स्कूल हो गया, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके कोई पार्क ऐसा नहीं है कि जो हम नॉर्मली जाके जो दूसरे लोगों की तरह इंजॉय कर सके, पब्लिक जितने भी स्पेस हैं वो सारे। तो हमें चाहिए कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, और जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनका भी वही राइट है जो विदाउट डिसेबिलिटी जाके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय बल्कि मैं करता है। कहूँगा उनके राइट्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सर, हमें तो ज़रूरत है इस ज़्यादा चीज़ rights का हैं। कि हमें चाहिए कि हमें इसके ऊपर जो है ना काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी हमारी कंपनीज़ हैं, हमारे पास ऐसे केसेस हैं सर कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का 5% कोटा है, उनको जॉब दी जाती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों में इस तरह करके नहीं देते हैं कि नहीं हमारे वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, वो हायर तो करते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठ के काम करके हमें दें, ठीक है, हम आपको वहाँ पर नहीं बुला सकते। उसका रीज़न ये है कि हमारा वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, हम सिर्फ एक बंदे के लिए अपने वॉशरूम को या अपने चीज़ों को तोड़कर वापस नहीं बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें चाहिए कि इसके ऊपर काम करें। बिल्कुल, 3 चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है। सबसे पहले अवेयरनेस होगी तो एक्सेप्टेंस आएगा, तो ही अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है तो बिल्कुल। सबसे पहले अवेयरनेस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसके बाद ही ये है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ नहीं, ऐसे लोगों की भी नीड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए आपने अच्छी बात कही। तो जब हम ये शो शुरू कर रहे थे ना, तो हम काफ़ी कॉरपोरेट सेक्टर में गए कि जी आप हमें स्पॉन्सर करें, हम एक शो करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी टीआरपी क्या है। तो हमने कहा अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तो टीआरपी कहाँ से आएगी। रेटिंग तो तभी होगी जब हम शो शुरू करेंगे और लोग उसको देखना शुरू करेंगे। अच्छा जी टॉपिक क्या है, हमने कहा जी टॉपिक हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम ऐसे मसाइल जो हमारी सोसाइटी के हैं उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं और उनकी अवेयरनेस देना चाहते हैं। अच्छा देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि मैं इंडिविजुअली आपसे बात करके आपको कन्विंस करता हूँ कि जी आप ये कर लें, ये कर लें। जी सही है। लेकिन ये एक टेलीविज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लाखों लोग देखते हैं आपको और लाइव देख रहे हैं आपको। तो यहाँ तब्दीली बड़ी जल्दी आ सकती है ना, यस सर। कि आप 4 लोगों को बिठाकर बात करें उनको, या 100 लोगों को बिठाकर बात करें या कोई सेंटर बनाए। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मैक्सिमम जो है लोगों को जो है अवेयरनेस दे सकते हैं और वो बड़ी जल्दी, मैं कहता हूँ कि सोसाइटी में तब्दीली आ सकती है और तब्दीली आ रही है। तो ऐसा कंटेंट देखें बहुत सारे चैनल काम कर रहे हैं अपने अपने तौर से। ज़्यादातर लोगों का मोटिव होता है कि पैसा कमाना। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मुझे पैसे की कोई इतनी वो नीड नहीं है कि जी मैं पैसा कमाने के लिए भागूं। तो अब वक्त मैंने सोचा कि ये है कि हम कुछ दूसरों के लिए अच्छा करें, सोसाइटी के लिए करें, सोसाइटी के लिए अच्छा करें। देखें उसका इफेक्ट आपको भी आता है। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला की तरफ से ना आपको इतनी मतलब आप अपनी सोच से बढ़कर आपको मिल रहा होता है। ऐसा ही है सर। इस वक्त हमारे यहाँ ग्रीनरी का बहुत बड़ा इशू है। तो जब हम सेट बना रहे थे तो हमने कहा सेट पे भी हमारी ग्रीनरी नज़र आनी चाहिए ताकि लोगों को इसकी भी अवेयरनेस जाए। तो अब आप देखें आपके बैग पे लेफ्ट राइट जहाँ देखें आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। हम लोगों को कहते हैं जी आप प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, उसका ख्याल रखें, उसको पानी दें। जब आप किसी दूसरे का ख्याल रखते हैं ना तो इसका मतलब है कि आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो ये पॉजिटिविटी की बात निमेरा हम करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। रोज़ हमारा शो इसी नए टॉपिक के साथ हम आते हैं कि जी आज हमने कौन सा ऐसा टॉपिक जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑटिज़म की बात कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता है। यकीन माने कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऑटिज़म भी कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी, कोई डिजीज़ है। बिल्कुल। इवन पेरेंट्स को भी हम अवेयरनेस देते हैं कि देखें आप बच्चों को घर में ना छुपाएं, आप टाइमली उसकी ज़िंदगी बना सकते हैं, वरना वो पूरी ज़िंदगी पैरालाइज रहेगा, वो मोहताज रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा किसी का ना किसी का। जब आप उसको कोशिश कर लेंगे आज की डेट में तो आप देखिए आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो निमेरा मैं चाहूँगा लास्ट में आज के शो को हम सम अप करें, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगी कि इन जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, कोई भी किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, डिसऑर्डर के साथ है, न्यूरो डेवलपमेंटल,
तो उस चीज़ को एक स्टिग्मा ना बनाएं, घर से बाहर निकलें। बहुत सारे रास्ते हैं, लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैं कहती हूँ, मैं उन्हें बड़ी उस तरह की शाबाशी देती हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये बहुत बड़ा आपने कदम उठाया कि आप घर से बाहर निकलें। कई लोग तो अप्रोच ही नहीं कर पाते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मसला है तो उसके लिए देयर आर वेज़, लेकिन घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आएँ। नो डाउट अल्लाह ने आपके लिए बेशुमार रास्ते निकाले हुए होंगे, लेकिन घर से बाहर निकलना, मूवमेंट, हरकत, ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आप यही जगह स्टिल, बिल्कुल ऐसा है। और कहीं मैंने ऐसी भी फैमिलीज़ देखी है कि जहाँ पे जो मदर्स होती है ना, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही होती। अगर जॉइंट फैमिली एक सेटअप है, वहाँ पे सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं बच्चा ठीक है, बोल लेगा, कोई मसला, तो ये ऐसे ही डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ये तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से जो फादर होते हैं वो यूजली सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते। मेरे पास इस तरह के पेरेंट्स आते हैं जिसमें मदर तो बेचारी रो रही होती है बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं चाहती हूँ, मेरा बच्चा है, मैं चाहती हूँ इसमें बेहतरी आए, ये बेहतर हो या डायग्नोज हो, जो भी मसला है। लेकिन जो फादर होते हैं उनका बड़ा ही अजीब सा एटीट्यूड होता है, डिनाइल में होते हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेंस लाइक ज़ीरो। और उनको ये होता है कि नहीं नहीं ये ठीक, मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जो आप कह रही हैं वो गलत है। बड़ा मुझे कई पेरेंट्स ने बड़ा टफ़ टाइम दिए। तो ऐसों को बड़े तरीके से डील करना पड़ता है और उनको पूरी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको साइको एजुकेट करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन वो काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं। तो वही बात है कि अगर अवेयरनेस नहीं भी है तो घर से बाहर निकलें, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में शऊर खुद ही मिलेगा। जब आप एक कम्युनिटी में आते हैं ना, जैसे अगर थेरेपी सेंटर में भी किसी में जाएं तो वहाँ आपको बेशुमार ऑटिज़म के बच्चे मिलेंगे और वहाँ पेरेंट्स भी आपको मिलेंगे। तो आपके अंदर वहीं से मोटिवेशन आएगी कि नहीं हमारा बच्चा तो बेहतर है, ये बच्चा तो ऑटिज़म इसको भी है लेकिन ये तो सीवियर है। अच्छा, हर बच्चे का ऑटिज़म लेवल अलग होता है। ऑटिज़म का अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो दैट इज़ ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो जिसमें जो वर्ड स्पेक्ट्रम है ना, दैट इज़ एन अम्ब्रेला। उस अम्ब्रेला के नीचे अगर 10 बच्चे खड़े हैं तो हर बच्चे का ऑटिज़म अलग है, उसकी नौयत अलग है, उसके साइन सिम्टम्स अलग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि आप बाहर निकलें, उस कम्युनिटी में जाएं, बाकी लोगों से मिलें, आपके अंदर खुद ही एक मोटिवेशन डेवलप होगी। शुरू में बिल्कुल ऐसा होता है, एक पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाते हैं और उनके अंदर खुद ही वो चीज़ आ जाती है कि नहीं हमें अपने बच्चे पे काम करना है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की निमिरा कि आप घर से बाहर घर निकलें, से बाहर निकलना क्योंकि बहुत एक ज़रूरी स्टेप है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी शहना, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सर नाज़रीन को? मैं निम्रा को इस बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगी, स्पेशली जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं ना, उनको हमारी घरों से मतलब घरों से स्टार्ट हो रही होती है कि डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते हैं बच्चों के साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन तमाम लोगों से, किसी के भी घर में कोई भी पर्सन विद डिसेबल है, उनको भी उतना ही आप राइट दें जो एक विदाउट डिसेबल बच्चों को देते हो, उनको भी ऐसे ही आप पढ़ाएं लिखाएं, सारी चीज़ें करें। अब जब हम अपने घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं तो फिर हम मुआशरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो मुआशरा हमारे लिए ऐसा करेगा। जब आप अपने बच्चों को अपने घर से मोटिवेशन देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो मुआशरे में जाके एक अहम किरदार अदा करता है आपके लिए, एक आपका नाम रोशन करता है। सर मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके घर में 4 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी सीवियर डिसेबिलिटी की वजह से वो लोग घरों से बाहर ही नहीं निकालते हैं। हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें, इस तरह के प्लेटफॉर्म से उनके लिए आवाज़ उठाएं और तमाम मीडिया बहुत अच्छा इसमें जो है ना अहम रोल अदा कर सकता है, लोगों को अवेयरनेस दे सकता है। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि 10 लोगों को समझाना और 100 लोगों को एक साथ समझाना है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है आपका। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के प्रोग्राम्स होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम मॉर्निंग शो में दूसरे चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, इस तरह का कोई स्पेसिफिक आप एक टॉपिक रखें जिसमें हम मॉर्निंग शो में लोगों को ये बताएं कि डिसेबिलिटी के रिलेटेड क्या मसले हैं, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी फैमिलीज़ को अवेयर कर सकते हैं, कैसे एक माशरे को अवेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहना बहुत अच्छा मैसेज दिया, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत निम्रा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी राय दी। जी काशिफ, लास्ट में क्या सुनाना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत सा गीत है माशाल्लाह से, ये लोग जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी से रिलेटेड एक सॉन्ग है जो कि वुमेंस को मैं ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, जितनी भी तमाम ख़वातीन हैं।
हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। हम वालिए मेहरो वफा, हम कशमकश, हम इर्तिका, तारीख ने खुद लिख दिया, इनकी इबादत हमसे है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। जंजीर इस तहसाल ने रोके हुए थे रास्ते, अब चल पड़े हैं काफिले, जिनमें हरारत हमसे है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं अपने नाजरीन से यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि इस सोसाइटी में तब्दीली आए, और तब्दीली जब आएगी जब हम खुद ये फ़ैसला करें और अपने आप से इब्तिदा करें कि हमने कुछ अच्छा करना है। जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सोसाइटी, ये मुआशरा में पॉजिटिविटी आएगी। हम पाकिस्तान को अक्सर जो है वो बुरा भला कह रहे होते हैं कि हमें क्या दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आपको शनाख्त दी है, आपको मोहब्बत दी है, आपको प्यार दिया है, आपको जो रेस्पेक्ट होती है ना, मैं कहता हूँ कि और किसी मुल्क में आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, कोशिश मुआशरा और सोसाइटी कौन बनाता? हम सब मिलकर बनाते हैं। तो हम सब ने मिलकर आज ये अहद करना है कि हमने कुछ अच्छा करना है। जब हम कुछ अच्छा करेंगे, आप देखिएगा कि पूरी सोसाइटी में कुछ अच्छा हो रहा होगा, पूरा मुआशरा आपको तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो कोशिश करें कि कुछ अच्छा करें। तो इजाज़त दीजिए, अगर रही ज़िंदगी तो कल फिर सुबह आपसे 10 से 12 बजे के दरमियान मुलाकात होगी। नए हमारे मेहमान होंगे, नया टॉपिक होगा। कोशिश यही होगा कि हमारे सोसाइटी के जो मसाइल है हम उस पर बात करें और उस मसाइल का हम आपको हल आपके सामने लेकर आएँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।